And then after that I had a U-turn in my life. Again, जैसे तंजील ने कहा कि जिंदगी कुछ ना कुछ आपको दिखाती है, तो करती है चैलेंज. I took a turn towards mental health, और उसमें last 8 9 years I'm in mental health. Started from psychotherapy, जिसमें कुछ ट्रॉमा से रिलेटेड, जिस तंजील ने भी कहा कि कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं पास्ट के. How do we cope with those traumatic events? And then CBT, which is cognitive behavioral therapy. Uh, Going forward, I did my MCPS training in psychiatry also. And so combining those 17 years and then the mental health experience, my uh, objective or goal of life is again the same, to educate the people about the role of our emotions and the power of our thoughts in maintaining a well-being, and how we can, uh, work on our internal power. That is a brief introduction about myself. Over to you, Tanzeel. Thank you very much, ma'am, for the introduction. अच्छा, तो पहले मैं ये पूछूं, आप सबको मेरे स्लाइड नजर आ रही है जो हम स्क्रीन सबको शेयर है, सब देख सकते हैं? प्लीज टेक्स्ट चैट बॉक्स में बता दें अगर आपको स्लाइड नजर आ रही है, विजिबल हो. ओके, ग्रेट. अच्छा जी, तो स्टार्ट हम पहले एक चीज से करते हैं. आई थिंक तो ये चीज जो है मैंने बड़े गौर और फिक्र से समझी इस चीज को. एंड आई थिंक हमारी जो ह्यूमन ट्रेनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप कोई भी एक्सेल चलाना सीखते हैं, एक्सेल की कोई स्किल सीखते हैं, किचन में कोई स्किल सीखते हैं, हर स्किल को एक रिक्वायर अटेंशन चाहिए, उसको फोकस चाहिए और उसको कंसिडरेशन चाहिए कि आपने वो स्किल सीखनी है. इसी तरह ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक स्किल है जो छोटा सा बच्चा अपने, अगर आप अर्ली एज से डेवलप करना शुरू करें, वो उसकी छोटी सी उम्र से वो बढ़ते 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 जब बड़ा हो जाता है तो वो पूरा स्किल्ड हो जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में. तो ये जो स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके पीछे एक थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, आपके जहन जो है, ब्रेन, जो हम इस वाले स्लाइड में बात करें, इसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है आपका शऊरी हिस्सा जो कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो आगे वाला हिस्सा होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, और एक होता है लाशऊरी हिस्सा. जैसे अगर मैं आप सबको अभी बोलूं कि अपना सीधा हाथ ऊपर करें, तो आप लोग कॉन्शियसली अगर मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग अपना सीधा हाथ ऊपर कर लेंगे. तो ये जो एक्शन है सीधे हाथ को ऊपर करने में, आपने अपने जहन का कॉन्शियस हिस्सा इस्तेमाल किया और मेरी बात को, मेरे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को सुना और अपने दिमाग को यूज किया. लेकिन इस तरह से अभी आप लाशऊरी दिमाग से सांस भी ले रहे हैं और आप 10 ख्याल भी आ रहे होंगे, आपको 10 ओपिनियन फॉर्म आ रहे होंगे. तो ये सबकॉन्शियस माइंड में, लाशऊर के जहन के पोर्शन में आपको ये सारे थॉट्स आ रहे हैं. सो ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में. हम जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो आपको, क्या कहते हैं, आप लाशऊरी तौर पे कर रहे होते हैं, ये आपकी आदत बन जाती है, ये आपकी रूटीन बन जाती है. अब देखिए, अगर जब हम ये जो रूटीन की बात करें तो 3 तरह की होती है रूटीन. पहली रूटीन होती है इंस्टिंक्ट डीएमआर. ये होता है कि अल्लाह ताला ने प्री कोडेड इंसान के अंदर ना ये डीएमआर डाला हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई सिखाता नहीं है कि फीडिंग किस तरह करनी है, वो खुद ही खुद करने लग जाता है. जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से सांस नहीं ले रहे हैं, हम सब कॉन्शियस माइंड से सांस ले रहे हैं. इसी तरह आप देखिए, अल्लाह की कुदरत के, इंसान कोई भी सर्वाइवल स्किल सीखता है तो वो एक दफा अपने कॉन्शियस माइंड से सीखता है, फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है. और जिंदगी में किसी भी टाइम पे आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप 10 साल भी साइकिल चलाएं, 10 साल बाद भी साइकिल चलाएं, आपको चलाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्टॉल हो गई है. उसके बाद जो दूसरा डीएमआर होता है वो होता है मोटर डीएमआर. मोटर डीएमआर क्या होता है कि आपने हाथ से कोई स्किल सीखी है. फॉर एग्जांपल, आपने एक्सेल चलाना सीख लिया, आपने, जैसे अगर आप में से जो गाड़ी और बाइक चलाते हैं तो पहली दफा जब आप
बाइक और गाड़ी चला रहे होंगे तो आपने पहला गियर बड़ा देख के लगाया होगा, गाड़ी ने झटका खाया होगा या बाइक से क्लच थोड़ा मिस हो गया होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कॉन्शियस माइंड से सीखा, उस स्किल को फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप ले गए। तो अब अगर आप बाइक और गाड़ी चलाते हैं तो आपने सोचना नहीं होता कि मैं बाइक का पहला गियर लगाऊं, आप बस आते हैं, किक मारते स्टार्ट करते हैं, या आप गाड़ी स्टार्ट करती हैं और डी पे या फर्स्ट गियर लगाया स्टार्ट कर लिया, तो वो आपका एक मोटर डीएमआर बन जाता है, डिस्क्रिशनरी मेंटल रूटीन। इसी तरीके से तीसरा डीएमआर है, वो उसको कहते हैं थॉट का, ख्याल का डीएमआर। अब ख्याल के डीएमआर दो तरह के होते हैं, एक होता है करेक्ट, मतलब एक बिल्कुल अच्छा, एक फायदेमंद ख्याल होते हैं, पॉजिटिव ख्याल होते हैं, और दूसरा होता है करप्ट, जो कि आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, करेक्ट डीएमआर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरा एक डीएमआर है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि मैंने ओवर द ईयर बिल्ड किया है कि चाहे जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो ना, अगर मैं बीमार भी हो जाऊं, मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं ये नहीं सोचूंगा ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ये सोचूंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। या अगर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है और मैं उसको किस तरह से सॉल्व करूँ ताकि मैं अपनी तबीयत को बेहतर कर सकूँ। तो ये एक डीएमआर बना हुआ है, लाशौरी तौर पे मेरा दिमाग इस तरह से ट्रेन है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितने बड़ा भी चैलेंज आ जाए, तो ये मेरे लिए करेक्ट और एक फायदे का डीएमआर है। करप्ट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने अगर ये बोल दिया फलाना बंदा ऐसा है, फलाने कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, फलाने रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, फलाने मुल्क में ऐसा होता है, फलानी कंपनी में ऐसा होता है, या क्या कहते हैं, लोग जो है तुम्हें चीट करेंगे या लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तो एक आहिस्ता आहिस्ता ना एक मेंटल रूटीन बन जाती है कि आप हर किसी को उस लेंस से देखने लग जाते हो। तो इसी तरह हमारे सोसाइटी में भी ना हमारे दो किस्म के डीएमआरस बने हुए हैं, और उन डीएमआरस के थ्रू ना हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि हमने जो है इस टॉक में या इस प्रोसेस से ये समझना है कि हमें अच्छे डीएमआर, अच्छे मेंटल हैबिट्स, अच्छी आदतें, अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी इंस्टॉल करनी है अपने दिमाग में, एक रूटीन बनानी है। जैसे मैम हमेशा एम्फेसाइज करती हैं कि भाई सेल्फ हीलिंग पे काम करें, इंटरनल पॉजिटिविटी पे काम करें। तो हमने इंटरनल पॉजिटिव थॉट्स के डीएमआरस बनाने हैं, रूटीन बनानी है। जैसे कि आपको गाड़ी चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, इसी तरह आपको पॉजिटिव ख्याल के लिए भी आपको जो है ना कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा जिंदगी देखने का। तो ये एक, हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं इस टॉक को स्टार्ट करने से पहले शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसी जैसी मैं टॉक कर रहा हूँ, कोई बात आ रही हो तो प्लीज आप ना अपना सवाल जरूर शेयर करेगा, ताकि जैसे ही मैं अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूँ तो फिर मैं आपके सवालात का जवाब भी दे सकूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें एक माशरे को बनाना हो तो वो कैसी कौन सी तीन जगहें हैं जिससे माशरा बनता है। जैसे एक सोसाइटी है, उसको एक हमने अच्छी तहजीब याफ्ता, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोसाइटी बनानी है, तो तीन ऐसी कौन सी जगहें हैं प्लीज मुझे बताइए जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये तीन जगहें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। प्लीज आप टाइप करके बताएंगे ये तीन ऐसी कौन सी जगहें हैं जो एक सोसाइटी बिल्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिनको टाइप करने में मसला है वो अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। होम स्कूल, बिल्कुल, घर सबसे पहले दरजगाह होती है, स्कूल, यस बिल्कुल, स्कूल में बच्चा वालिदैन के बाद टीचर से बहुत सीखता है, टीचर से इंस्पायर होता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है मीडिया, आप कह सकते हैं, यस, अभी मीडिया भी एक बहुत एक एक्सपोजर है बच्चों को, लेकिन एक बहुत क्रूशियल प्लेस है जो आप मिस कर रहे हैं। घर और स्कूल तो बाय डिफॉल्ट सबको आता है, लेकिन एक और ऐसा क्रूशियल स्पेस है जहाँ पे बच्चा टाइम गुजारता है, जिसमें वहां पे बच्चा ट्रेन होता है, जो सोसाइटी को बिल्ड करने में बड़ा पिविटल रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे बच्चा, मस्जिद, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये तीन जगहें हैं जहां से माशरा बनता है। और जब ये तीन जगहें, जिसमें घर, स्कूल और मस्जिद या कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी सेंटर, जब ये तीन इंस्टीट्यूशंस आपस में
मिल के काम नहीं करते या इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, इनका फोकस चेंज हो जाता है, तो फिर माशरे में वो बिगाड़ आ जाता है जिस बिगाड़ में आज हम फेस कर रहे हैं। आज इस सोसाइटी में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं, टॉक्सिसिटी का शिकार है, इम्बैलेंस है, बुरे हालात हैं, गुस्सा है, एंगर है, रेज है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे को काटना है, बहुत सारे इमोशंस है। इसकी वजह ये 3 इदारे हैं जो प्रॉपरली काम नहीं करे। नंबर 1, अगर घर की बात की जाए, माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल था, मदर एंड फादर का, कि बच्चे की अच्छी तरबियत करते। बाप का रोल था कि वो रोल मॉडल बनता अपने बच्चों के लिए, इसको इंस्पायर करता। लेकिन माँ बाप की प्रायोरिटी हो गई पैसा, पैसा प्रायोरिटी हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई अच्छा घर, अच्छी इक्विपमेंट्स दे दो, अच्छे लैपटॉप्स दे दो, वो बच्चा जो है ना बाकी वो वर्ल्डली लाइफ के में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन करेक्टर में भले से जीरो रहे, कोई मसला नहीं। तो पहली तो पेरेंट्स की प्रायोरिटी चेंज हो गई। दूसरा, स्कूल स्कूल जो है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में आ गए। तो इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी ये थी कि भाई पैसा कमाओ, जितना माँ बाप से कमा सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, और फोकस हो गया बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में। क्वालिटी ऑफ टीचिंग वहीं पे डिटरेट हो गई, वहाँ पे वो टीचर आए ही नहीं जिससे बच्चा कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके टीचर के कैरेक्टर से। और क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में टीचर वही बनता है जिसको कोई और नौकरी नहीं मिल रही होती है अनफॉर्चुनेटली। और इट्स अ वेरी लो पेड प्रोफेशन टीचिंग में। जो बहुत ज़्यादा ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं वो शायद फिर भी अपने ट्यूशन सेंटर चला के बना सकते हैं, लेकिन इतनी रिम्यूनरेशन नहीं है। तो टीचर्स का भी हमारा देखा है स्कूल में, हमने वो उस रिगार्ड में भी नहीं कर सके। मस्जिद और रिलीजियस कम्युनिटी सेंटर्स कॉन्फ्लिक्ट्स में लग गए, आपस के लड़ाई झगड़े, आपस की पॉलिटिक्स। सो जब ये 3 इदारे मिलके काम नहीं करते तो माशरा उस हिसाब से फंक्शन नहीं करता, जिस हिसाब से वो ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं करता, जिस हिसाब से ह्यूमन प्रोड्यूस करने चाहिए। मैंने एक बड़ी मुश्तरका चीज़ देखी है, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रही है और पाकिस्तानी कम्युनिटी से हर मुल्क में मिला हूँ। मैंने एक चीज़ देखी, कॉमन पैटर्न है। देखें, आप किसी भी लड़कों के घर में चले जाए ना, आप पाकिस्तानियों के घर में गंदगी देखेंगे, आपस में लड़ाइयाँ देखेंगे, साफ सफाई नहीं होती, क्या कहते हैं, एक बड़ा लेजी एटीट्यूड होता है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। तो मैं हमेशा देखता था कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में चले जाओ वो सेम ट्रेड्स होते हैं उनके अंदर ना। तो वो ट्रेड्स वैसे कि बिकॉज आई बिलीव कि ये जो हमारा जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जो माइंड शेप करने की फैक्ट्री है, उसका जो फोकस है वो बड़ा डिफरेंट है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में फोकस नहीं है। सो दैट इज द कोर ऑफ द टॉक, कि हमें किस तरह से वो इंडिविजुअल्स बना सकते हैं क्योंकि हम जो कि एक मास्टर में कैरेक्टर वाला, हाई मॉरल वैल्यूज वाले लोग हों। और देखें कॉर्पोरेशंस में लाइक अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन 50 कॉर्पोरेशंस के साथ काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मैंने एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी है, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स के साथ भी, सेट्स के साथ भी बैठ के, और एचआर हेड्स के साथ भी, कि यार वो कहते हैं कि तंजील आप ना कैरेक्टर कैरेक्टर वाले लोग ले आए। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग ले आए जो कमिटमेंट के पूरे हों, ऐसे लोग ले आए जो वादे पूरे करते हो, ऐसे लोग ले आए जो टाइमली चीजें डिलीवर करते हो, ऐसे लोग ले आए जो ब्लैक बिलिंग पॉलिटिक्स नहीं करते हो। तो कैरेक्टर की तो बहुत ज्यादा डिमांड अगर आप देखें आज की दुनिया में। और देखें कैरेक्टर होगा तो ट्रस्ट भी होगा। सो अगेन ये सारी बात करने का मकसद वही था कि टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कि हमारी प्रायोरिटीज हमें किस तरह फोकस करनी चाहिए। Now jumping on the topic, what is emotion intelligence? देखिए, जज्बाती जहानत को बहुत आसान के तरीके से अगर मैं जो डिफाइन ये करता हूँ कि अपने जज्बात को समझना, दूसरे के जज्बात को समझना, और फिर अकल का इस्तेमाल करके सही फैसले लेना। पहले अपने जज्बात को समझना, दूसरे के जज्बात को समझना, और फिर अकल का इस्तेमाल करके सही फैसले लेना। क्यों? क्योंकि फिर ताल्लुक बना रहे, ताल्लुक बना रहे। जब ताल्लुक अच्छा बना रहेगा ना, तो माहौल भी अच्छा हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आपके घर का हो। सो इन एसेंस दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। अच्छा, इधर एक और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और जो अमेरिकन या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है। वेस्ट कहता है, जितनी मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने हडसन ग्लोबल रिसोर्स में काम किया है, दुनिया की तीसरी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनी है,
वैस की फिलॉसफी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप जो है दूसरे के साथ उस वक्त तक इमोशनली इंटेलिजेंट रहें जब तक आपका स्टेक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हैं मेरे ऑडियंस है, तो मेरा स्टेक है कि भाई आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोग के साथ उस वक्त तक इंटेलिजेंट रहूंगा जब तक मैं इधर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उधर इस कन्वर्सेशन को ऑफ करूंगा, आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो वेस्ट उसी चीज पे फोकस करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। कि कस्टमर आप पे शाउट कर रहा है, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट बिकॉज यू नो यू हैव टू, क्या कहते हैं, आपको बिजनेस देता है वो। अगर आपके पास कोई पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर पब्लिक क्रिटिसाइज करे, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। तो वो उसका कोर फोकस यही होता है। अब उससे वेस्ट में हुआ क्या कि लाइक मेरा जो बॉस था, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन इन द ऑफिस, लेकिन आप उसके घर में चले जाएं, आप कहेंगे कि यार इससे बुरा बंदा है ही नहीं, ही इज अ डिफरेंट पर्सन एट होम। और वो जो उसने अपने इमोशंस को जिस तरह से एक जैसे अपनी पर्सनालिटी को शेप करके रखा था, ऑफिस में वाज वेरी डिफरेंट, एंड इसमें होम में बहुत डिफरेंट। तो कॉल ऑफ फील्ड में बड़ा ज्यादा तजाद आ रहा था, एंड पीपल हु नो हिम वेरी वेल, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते थे। वेयरएज जो मैं और हमारी जो फिलोसफी है और हम लोग जिस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं, वी आर लाइक के देखिए, यू हैव टू हैव दोस कैरेक्टरिस्टिक्स and you should be a good person at home, you should be a same person at street, you should be a good person at your office। आपका कैरेक्टर वही होना चाहिए जो आपका ऑफिस में है, आपके घर में है, आपका स्ट्रीट में है, हर किसी के साथ, ताकि आपकी पर्सनालिटी में एक तवाज़ुन रहे। So that is one difference which I wanted to highlight. तो जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमने बात की कि व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने राइट रिस्पॉन्स, ये अच्छा इसमें ये भी बड़ा की चीज होती है, बिकॉज आप खास तौर पे जब आप लोग डिफिकल्ट कस्टमर्स या डिफिकल्ट कॉलीग से डील कर रहे होते हैं, तो ये चीज बड़ी काम आएगी आपको कि राइट रिस्पॉन्स, राइट टाइम टू द राइट पर्सन, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आपने किस तरह से राइट रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से अपना काम मेंटेन। आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से कोई अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यार अभी आ रही। आई थिंक कोई कनेक्शन एरर आ गया था। Right. So now let's discuss why is emotional intelligence very important, और किस तरह से आप कौन कौन से रीजंस हैं। अच्छा, स्क्रीन सबको विजिबल है? Can please anyone see the screen? Yes, great, great. अच्छा, तो इससे पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अगेन राइट रिस्पांस, राइट टाइम टू द राइट पर्सन। ये एक बड़ा की फैक्टर है। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड इट सो बैड इन आवर सोसाइटी। आज के दौर में यू नो इतनी रिसर्च हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले आपकी जहनी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो जहनी सुकून है ना, वो बड़े की कंपोनेंट है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी। वो ग्रुप एचआर हेड है, बड़ी सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा, यार आई वाज इन सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉर 10 years, और मुझे जब पता चला, जब मेरे जो बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गई थी। और वो पता भी ऐसे चला कि वो एक शादी में गए, शादी में उन्होंने ना प्लेट में थोड़े से सैलेड वगैरह लिए, तो उनके कजन जो ही हैपेंस टू बी अ डॉक्टर, उसने उनसे पूछा कि भाई खैरियत है, तुम खा नहीं रहे थे? तो पता नहीं क्यों मेरी भूख मर गई है। तो उसने कहा, क्यों, घर में सब ठीक है? उसने कहा, हाँ घर में सब ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है। और उन्होंने कहा कि बाकी तुम्हारे सैलरी वगैरह और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने कहा, नहीं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा ऑफिस का बताओ। उसने कहा, नहीं ऑफिस में मुझे बड़ा स्ट्रेस है, मुझे बड़ी परेशानी है।
तो टू एन एक्सटेंट कि वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहे और उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा डिटोरेट हुई कि वो बड़ा रिग्रेट करते हैं कि उनकी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हो गई, शुगर और ये डायबिटीज एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन उनकी मेंटल हेल्थ का था, डायरेक्टली और एंड इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो है वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो कि टॉक्सिक ना हो और आप अपने इमोशंस को जो है ना उसका बैलेंस करना, उसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे कुछ मेंटोर्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने जो है बड़ा स्विच लिया, बड़े बड़े स्विचेस लिए जस्ट टू फाइंड गुड बॉसेस एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली इज ऑल अबाउट आपकी लर्निंग भी तभी होती है जब आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव हो। जब तक प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है वो उसमें आपकी लर्निंग भी नहीं होती, ग्रोथ भी नहीं होती। सो यस, मेंटल हेल्थ बड़ा सीरियस लें जिस तरह आप जिस्म की हेल्थ को सीरियस लेते हैं। दूसरा, ताल्लुक अच्छे मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, वरना आप ताल्लुक नहीं बना पाएंगे, अच्छे ताल्लुक। फिर उसके बाद एक अच्छा माहौल, घर में अच्छा माहौल और वर्क प्लेस में अच्छा माहौल क्या कहते हैं बनाने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आपको अटेंशन, लर्निंग, फोकस और मेमोरी के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट वही होता है जहाँ पे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जहाँ पे एक लोग इमोशनली स्टेबल हो, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसले लेने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, नाउ यहाँ तक किसी को कोई सवाल अगर कोई हो तो प्लीज आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे आप पूछ सकते हैं। मोर देन वेलकम टू आंसर एनी क्वेरी अगर किसी को हो। मूविंग फर्दर, लेट मी डिस्कस कि अब हम जो जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है और दैट इज वेयर आपकी जो है ग्रोथ लाई करती है। अच्छा, विक्टर फ्रैंकलिन एक बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट था, वो कहता है बिटवीन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में ना आपके पास एक, उस फ्रीडम में आपके पास आपकी ग्रोथ है। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने उस बंदे को सुना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं बड़ा चौधरी हूँ। और कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सीईओ को सुनाता है क्या कहते हैं अपने जीएम को जीएम सुनाता है, सीनियर मैनेजर को सीनियर मैनेजर सुनाता है, मैनेजर को मैनेजर सुनाता है, एएम को एएम सुनाता है, क्या कहते हैं अपनी टीम लीड को टीम लीड अपने। तो गुस्सा टॉप से लेके नीचे तक जाता है, राइट। तो जो ये आपकी सिचुएशन है और उसके बीच आपका रिस्पॉन्स है, वहां पे आपकी ग्रोथ लाई करती है। एंड दैट इज वेयर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज वेयर कैरेक्टर बिल्ड होता है। अगर कोई कहता है कि मैं किसी को भी सुना देता हूँ, मैं किसी से बदतमीजी कर लेता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छी कैरेक्टर की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप सबको सुनाने लग जाएंगे तो फिर मास्टर में सर्वाइव कैसे करेंगे, हर कोई आपसे आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा, राइट। सो दैट इज वेयर योर emotional balance, right? That is where you have the freedom to choose between your actions. कि आपकी stimulus, a situation and response, that is there lies your freedom. So अब एंड में मैं आपको इमोशन से बात करूंगा, फिर इसके बाद मैम आपको फीलिंग, स्ट्रेस और एमिड गाला में बात करेंगी। अच्छा जी, अच्छा, I have a query. Can emotional intelligence be enhanced by altruism? मैम परहैप्स दिस, ये सवाल आप बेहतर बता सकेंगी कि कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी इनहेंस बाय एल्टुरिज्म? एल्टुरिज्म क्या है इकरा? आप प्लीज थोड़ा एलाबरेट कर देंगे इस सवाल को। सेल्फलेस बिहेवियर, ओके। आई थिंक इट्स नॉट, अगर अदील आप तंजील अगर आप शुरू वाले स्लाइड में जाएं कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इट इज नॉट, इट्स जी नॉट जी अबाउट बीइंग सेल्फलेस. आई थिंक इट्स अबाउट बिल्डिंग द बाउंड्री एंड बीइंग assertive. वो जो आपकी पहले वाली स्लाइड है ना कि व्हाट इज EQ एंड व्हाट इट इज नॉट, उस पे जाइएगा. जी जी मैम, या चले दिस वन, जी। इसमें दिया हुआ है ना कि आप ये कि it's not that you are silent, it's not that you are just being nice,
and you're suppressing your emotions and you're giving free control to the emotions. So emotional intelligence का मतलब ये है कि yes, empathy, feeling the pain of the others and being their own shoes is one is very very important component of emotional intelligence. But selflessness का इसमें बड़ा clear बताया है कि it's not emotional intelligence. I think you can add on. राइट आई थिंक मैम आपने क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया एग्जैक्टली बीइंग सेल्फलेस इज दूसरा मैम आई थिंक कि आइसोलेशन में कोई रहना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता यू नीड पीपल एंड रिलेशनशिप एंड यू नीड गुड हेल्दी रिलेशनशिप और वो रॉबर्ट की रिसर्च भी थी ना 75 इयर्स ओल्ड रिसर्च जिसने बताया था कि the most people जो कि हैप्पी थे हैप्पीनेस की सबसे बड़ी रिसर्च थी वो वही थे जिनकी अच्छी रिलेशनशिप्स थी सो या आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक अच्छी रिलेशनशिप्स हो आपके पास ऐसे अच्छे लोग हों जिनसे आपके साथ आप अपनी थॉट्स शेयर कर सकें अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें बिकॉज यू नो अगेन हम अभी आगे इमोशन में बात करेंगे कि इमोशंस यू नो आर नीड्स टू बी एक्सप्रेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें क्योंकि इमोशंस को अगर आप सप्रेस करेंगे दैट वुड रियली हार्म योर मेंटल हेल्थ एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ इमोशंस अगर मैं इमोशंस के बारे में बताऊं आपको तो देखिए इमोशंस आते हैं चले जाते हैं यू नो दे कम एंड गो यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इमोशंस इन अ डे इमोशंस जो हैं वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं यू नो एंड मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे अक्सर बात करते हैं तो हम निक शेकल्टन की मैं रिसर्च पढ़ा था उससे बड़ी गैर मामूली बात की है उसने कहा कि आपकी जिंदगी में ना आपकी मेमोरी आपकी फीलिंग से बड़ी डिपेंडेंट है आपकी इमोशन से बड़ी डिपेंडेंट है आप हर चीज भूल जाएंगे अपनी जिंदगी में जो भी आप याद करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप वो कभी नहीं भूलेंगे जो द वे पीपल मेड यू फील जो इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किया हो किसी के सर्टेन रिएक्शंस में सो दैट इज द पावर ऑफ यू नो इमोशंस कि वो आपकी मेमोरी में इनग्रेन्ड हो जाता है सो इमोशंस की इंटेंसिटी होती है हाई भी होती है लो होती है मेरे हिसाब से वो जो कहते हैं ना व्हेन द लव इज थिक फॉल्स आर थिन when the falls are when the love is thin falls are thick तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी रिलेशनशिप ऐसी अच्छी होती है कि हमें उनकी बड़ी गलतियां भी छोटी लगती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हमारे साथ उनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं होती तो उनकी छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी लगती हैं सो उसकी इमोशंस की अपनी इंटेंसिटी होती है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इमोशंस के साथ ये है कि देखें देयर इज नो गुड वे और बैड वे ऑफ देयर इज नो गुड इमोशंस एंड बैड इमोशंस देयर आर गुड एंड बैड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जरूरी नहीं है आपने चीख के एक्सप्रेस करना है आप उसको अल्फाज लोग में भी बता सकते हैं आप उसको बता भी सकते हैं ये मुझे बात आपकी अच्छी नहीं लगी आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था या आप चीख सकते हैं उन पे या तो आप इस तरह के से अल्फाज में बता सकते हैं तो बताने का तरीका बड़ा मैटर करता है बट की पॉइंट इज कि आपने एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस करना सबसे बड़ी की होती है अब देखें अभी डॉन में भी जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था और जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो उसकी जो रीबा साहिबा है साइकोलॉजिस्ट वर्किंग एट AKU तो उन्होंने ये चीज बड़ी एम्फसाइज की थी कि बच्चे इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नो वन टू टॉक टू they have no one to express their emotions and बच्चे बहुत highly emotional होते हैं right so yeah you should find good ways of expressing your emotions फिर emotions transfer from one person or another मतलब अगर for example मैं अभी आप एक किसी मैयत में चले जाए तो सब एक सैड मोड में चले जाएंगे आप किसी शादी में चले जाए सब खुश हो जाते हैं so emotions जो है ना एक बहुत पावरफुल चीज है कि अगर आपका मूड खराब है आप घर में आए तो सबका मूड खराब हो सकता है और वो एनर्जी फ्लो करेगी अगर आपका मूड अच्छा है तो सब चेयर अप हो सकते हैं so that is the power of emotion that it transfers from one person to another and last but not the least emotions जो है ना अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपके पास वो इमोशनल लेंस और वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ गई जो कि हमारी हमारा एम भी यही होता है हमारे 2 दिन की वर्कशॉप में कि हम वो पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें जिससे आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें उस इंफॉर्मेशन जो इमोशन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना उसको पिक कर सकें
और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप एक अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। ये हमारा अल्टीमेट एम होता है व्हेनेवर इट कम्स टू यू नो मैनेजिंग इमोशंस, कि आपने इमोशंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस इंफॉर्मेशन होती हैं। मेरे पार्ट में इतनी चीज़ें थी। मैंने इमोशंस के बारे में बात की, मैंने सोसाइटी के बारे में बात की, मैंने करेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात की, मैंने डीएमआरस के बारे में बताया कि आपको अच्छे थॉट डीएमआरस चाहिए ताकि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सके। नाउ वुड लाइक कि मैम जरा हमें थोड़ा फीलिंग्स के बारे में बताएं, एमिट गाला के बारे में बताएं, स्ट्रेस के बारे जी में मैं बताएं। यहाँ पे तंजीम एक मैं सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी आप जी जी क्लोज कर इस चीज को, आवाज आ रही है आपको? जी जी, प्लीज प्लीज जिशान साहब अच्छा, जरूर। अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि लाइक वी नीड्स टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, हमें बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बजाय कि हम उस चीज को अपने माइंड में रखें और हम एक दिन उसको अल्टीमेटली ब्लास्ट ही करते हैं, और वो बड़ा बैड वे होता है, बजाय कि आप साथ बता दें। तो अमूमन अगर वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, अपनी टीम के अंदर अपने सीनियर्स के साथ, अगर हम अपनी ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या हिम्मत करके हम कर ही लेते हैं, तो आगे से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कुछ इस तरह से नॉर्मली होता है। इवन हर जगह पे, इट्स नॉट अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट इवन फैमिली, कि आप इमोशनल हो रहे हैं, तो वहां पे आके आपकी बात का मकसद ही सारा खत्म हो जाता है। आपको बड़ा कैजुअल वो बंदा फील करता है कि आई थिंक मुझे इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था, कि इसके आपकी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट हो रही है उसको कहने से, कि जी नॉर्मली यही स्टेटमेंट मिलती है कि आप इमोशनल हो रहे हैं या आप फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको माइंड में ही रखते हैं। माइंड में रखते हैं तो अल्टीमेटली फिर हम ब्लास्ट करते हैं। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या है और इसको हम कैसे मजीद मैनेज कर सकते हैं? देखिए आई थिंक ये बड़ा आपकी, मैम आप इसमें कुछ जबर- ऐड करेंगे? नहीं, मैं कि इनका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स एट वर्क प्लेस कि मैंने खुद भी देखा जब मेरे अपने बच्चे का प्रॉब्लम हुआ और आई वाज जीएम मार्केटिंग एंड सर। तो दैट टाइम व्हेन आई वाज ओवरवेल्म्ड, जब मैं परेशान थी कि मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी, डॉक्टर तुम आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, बेहतर है कि आप जो है वो घर पे बच्चे को संभालें और ऑफिस जो है वो हाल कुछ अर्से के लिए छोड़ दें। तो या आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ना, जो देखने का तरीका है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, वो उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, बी एट वर्क प्लेस और इवन बी एट होम। घर में भी घर में भी अगर मियाँ बीवी आपस में बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाता है। और आपने बड़ा एक अच्छा, मैंने आपसे ये लर्न किया ब्लास्ट, इसको मैं मैगडिला हाईजैक का नाम देती हूँ। कि जब आपका जब आप जब गुफ्तगू के दौरान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते और जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते तो एक दिन आता है कि बगैर किसी वजह के आप अचानक से ब्लास्ट कर जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अमिगडाला हाईजैक। तो इसको डेनियल गोलमैन ने ये टर्म दिया था, अमिगडाला हाईजैक को। इमोशंस को इमोशंस को मैनेज करना हमारा काम होता है कि सामने वाले को देखते हुए वेदर टू एक्सप्रेस इट और नॉट एक्सप्रेस इट, और किस तरीके से मैं असर्टिव वे में मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हूँ। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ तंजील आपको अभी शायद मेंशन भी कर दें कि सेल्फ अवेयरनेस के अलावा जो सोशल अवेयरनेस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि अपने जज्बात के अलावा आप जो आसपास सोसाइटी में आपको कैसे लोगों के साथ चलना है, आई थिंक वो हम ये भी सिखा रहे होते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसे बन रही है लोगों के साथ। तो तंजील आप बताएंगे कुछ, इसके बाद फिर मैं अपना पार्ट स्टार्ट करूँ। आई थिंक ये मैम एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। मैं इसको ये समझता हूँ कि ये आपको इस तरह के लोग हमेशा मिलेंगे ऑफिस के अंदर जो समझते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल वीकनेस कही जाती है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए जिशान कि आप अपनी अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें।
किसी आई थिंक किसी का क्या माइक खुला हुआ है, तो ये मेरी माइक ऑफ कर दो। सो जिशान, मैं ये कह रहा था कि आपको अपने स्किन में कंफर्टेबल रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, बीइंग अ पर्सन, मैं देयर वाज टाइम था कि मुझे बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ, तो मैं डिप्रेशन में था, तो मैंने सबको ओपनली बताया। उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम अजीब बंदे हो, कोई टेंशन नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये पता थी कि भाई मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। एंड ये इमोशनल इम्बैलेंस इज पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी डिप्रेशन आया था, बद्दुआ वल्लैली से ये जो सूरत आई थी इसी वजह से आई थी। तो ये अगर कोई हाँ, लोग समझते हैं कि ये कोई वीकनेस है, तो ये उनका मसला है ना, आपको तो मसला नहीं है। आपने तो अपने मेंटल हेल्थ को क्या कहते हैं, ख्याल रखना है। आपने अपने मेंटल हाँ, हेल्थ जी को बिल्कुल, आई डू एग्री, आई डू एग्री। और आई थिंक इसी तरह जो ग्रुप ऑफ पीपल जमा होंगे तो स्लोली ग्रेजुअली दे विल चेंज द पर्सपेक्टिव। हम्म आहिस्ता आहिस्ता इसी से सबका बिल्कुल, पर्सपेक्टिव बदलेगा, थोड़ा थोड़ा आई एम श्योर करके। कि अगर जी बिल्कुल। हेलो, ये आवाज आई थिंक नहीं आ रही। जी थोड़ा कट रही है आई थिंक। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक, अभी आ रही है तंजीम? जी जी आ रही है मैम। तो आई वुड क्योंकि सजेस्ट आपकी जिशान, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। है, क्योंकि ह्यूमन जो इमोशंस होती है, ये तो नेचुरल। तंजीला, आपको इनकी आवाज आ रही है? नहीं, आई कैन नॉट। मुझे नहीं आ पा रही। क्योंकि बात बहुत अच्छी कर रहे हैं तो वी नीड टू लिसन टू हिम, आवाज नहीं आ रही। जी मैं भी यही सोच रहा था। मैम फिर आई थिंक जैसी रिकनेक्ट करते हैं, आप अपना पोर्शन फीलिंग वाला स्टार्ट कर लें। ओके, ठीक है। अच्छा, जी अब तक जो तंजीम ने जो कवर किया, दैट वाज अबाउट व्हाट आर इमोशंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सिर्फ मैं बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कहना चाहूँगी जो कि हम अगर एक मैसेज अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके आसान से एग्जांपल दूँ तो जज्बात होते हैं ना, इमोशंस, ये हमारे अनकॉन्शियस लाशऊरी तौर पर हमारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। और ये बचपन से लेके अब तक जितनी हमारी लर्निंग, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी ग्रूमिंग है, उसके बेस पे हमने बहुत कुछ सीखा होता है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे 6 किस्म के मेजर इमोशंस हैं, विच इज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फेयर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। ठीक है ना। तो ये बाकी जितने भी जज्बात हैं वो इन सबको मिल मिला के फिर बेतहाशा जज्बात हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एज लाइक, अब डॉक्टर कुलसूम बैठी हुई है कमरे में और तंजील बैठे हुए हैं, और डॉक्टर कुलसूम को स्पाइडर दिखा, और चूंकि उनकी अम्मी भी स्पाइडर से डरती थी और डॉक्टर कुलसूम की बचपन से उन्होंने सीखा कि स्पाइडर खतरनाक है, ये काटेगा। सो एज सून एज आई सी द स्पाइडर, आई फील केयर। अब मेरा इमोशन फिलहाल नहीं आया, तो आई फील केयर। हम सब पहले फील करते हैं, कॉन्शियस फील करते हैं, और वो हमारा उस इवेंट को जो हम एक मीनिंग देते हैं, मतलब देते हैं, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उससे फिर इमोशनल रिएक्ट करते हैं। इसी तरह तंजीम इज एब्सोल्युटली काम, और उनको कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज उन्होंने बचपन से ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी, फाइन। सो ही डिड नॉट फील scared, rather he felt calm and he was okay with it. तो अदीम को कोई इमोशन फील नहीं हुआ उस तरह का फेयर का। मुझे इमोशन फेयर का फील हुआ थ्रू scared and being threatened. So this was the basic difference between feeling and emotion. तो हम सब की जो लैंग्वेज शुरू में आती है वो फील करने की आती है। लाइक आई से दैट आई फील स्ट्रेस, I feel anxious, and I feel a bit
angry. So I am angry, I'm stressed, I'm anxious. These are not suitable words. I के साथ जब आप कोई डायरेक्ट वर्ड मिलाते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है. That was about the feelings and the emotions. So going back again, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में कि हम सबको चैलेंजेस जिंदगी में मिलते हैं और हम सब में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात दी हुई हमारी शख्सियत में कि हम किसी भी किस्म के चैलेंज को मैनेज कर सकते हैं. बट कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है कि वो टेंशन इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है जिंदगी में, और रेजिस्टेंस इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है कि हमारे जो तरीके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के होते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं उस वक्त. So stress is basically a tension, a resistance to something that is telling me to take action, but I am unable to take action again. और स्ट्रेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये है कि हमें अगर थोड़ा थोड़ा करके ये एहसास हो जाए कि हमारे ज़िंदगी के किस हिस्से से हमें परेशानी मिल रही है, तो वो हमारे मसले हल करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है. एज एन लाइक अगर हम नॉर्मल देखें तो फेयर्स है ना ज़िंदगी के. जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर घर, बच्चों के लिए स्कूल, एजुकेशन, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. वही कन्फ्लिक्ट्स जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ने जिक्र किया कि ऑफिस में जो बातचीत होती है बट वही अगर टीम मेंबर्स में आती है तो कन्फ्लिक्ट में चली जाती है. आजकल आपकी ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और अगर ये एग्जिस्टिंग स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में चल रहा होता है तो उस पर जो 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 ग्लोबल आपके जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, एज इन लाइक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जैसे हमने कोविड का टाइम देखा जो कि एक बहुत बड़ा डिजीज आउटबर्स्ट था. इसी तरह जो डिजास्टर्स हैं जैसे अभी टर्की में आया, वॉर्स हो गई और वायलेंस हो गई, ये सब फिर आपके स्ट्रेस को मजीद, मतलब ये वो स्ट्रेस है जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है. हर एक बंदा उसके बारे में बात कर रहा होता है और फिर ना चाहते हुए भी हमें पता भी नहीं चलता और हमें फिर बहुत सारे अलामात होना शुरू हो जाते हैं विच वी कॉल देम सिम्टम्स. तो अलामात में बस जो मेन चीज़ याद रखने की है वो ये है कि नफ्सियाती तौर पे अलामात होते हैं जिसमें हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन, फोकस. सबसे पहले जो क्लाइंट से पेशेंट्स बात करते हुए कहते हैं कि जी हम फोकस नहीं कर पा रहे, हमारा कंसंट्रेशन इश्यूज हो रहे हैं. तो ये थोड़े नफ्सियाती तौर पे ये इश्यूज होना शुरू होते हैं. उसके बाद फिर आपके जिस्मानी अलामात, आपके दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, सांस तेज चलती है, स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, स्लीप इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी कहते हैं. एंड देन वी हैव इमोशनल इश्यूज. अच्छा, अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ इमोशंस को. तंजील, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? क्लियर है? जी जी मैम, बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो आ रही है. और अब जो हमारी बात अब तक हुई थी तो अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि जब इमोशनल इश्यूज होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वी फील समथिंग एंड वी रिएक्ट और वी एक्ट. ओके, आई फील गुड सो आई एम हैप्पी, आई फील इरिटेटेड सो आई गेट एंग्री. तो इस तरह फील और इमोशंस की बात है तो इमोशन हमारा बिल्कुल लाशऊरी तौर पर ऑटोमेटिक एक रिएक्शन होता है. अब डेनियल गोल्डमैन ने एक वर्ड इजाद किया, एमिगडाला हाईजैक. हमारा जब जब हमें स्ट्रेस होना शुरू होता है, जब ये जितने मैंने अलामात आपको बताए, जिस्मानी अलामात हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो हमारी जो जो ब्रेन है वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. और जब वो प्रोटेक्ट करता है तो उस प्रोटेक्शन में वो हमें ये बताता है कि ये जो तुम महसूस कर रहे हो ना, ये कुछ सेफ सिचुएशन नहीं है, तो अब तुम तैयार हो जाओ, बिकॉज यू हैव टू फाइट और यू हैव टू रन. जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म. और ये हमारे एक अलार्म सिस्टम होता है ब्रेन में जो कि बाहर के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके, जो स्ट्रेसर्स की जिनकी बात की मैंने, उनको पिक करता है और वो हमें वार्न करता है टू टेक एक्शन. इसी तरह हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, यानी हमारी अपनी सोच. हो सकता है कि बाहर सब ठीक हो लेकिन मुझे कुछ सोच में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि इसी तरह मतलब कि मेरे कमरे में मैंने आज स्पाइडर देखा और नेक्स्ट रोज मैं जा ही नहीं कमरे में कि अगर स्पाइडर आ गया तो मैं क्या करूँगी, जबकि स्पाइडर नहीं है.
तो ये मेरी सोच के लेवल पे सारा कुछ हो रहा है. सो माई ओन थॉट कैन बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर मी. तो चाहे वो परसीव सोच हो यानी इमेजिनेशन में हो वो थ्रेट, या वो आउटसाइड हो, और ब्रेन प्रिपेयर्स अस फाइट अगेंस्ट इट. और इसी तरह मैं अब ऑफिस की एग्जांपल लूंगी. अगर दो कलीग आपस में कोई बहस कर रहे हैं और एक की आवाज ऊंची हो गई, तो दूसरे का ब्रेन सिग्नल करेगा कि ये तुमसे लड़ रहा है और तुम सेफ नहीं हो. उसको वो पंप करता है कॉर्टिसोल, विच इज स्ट्रेस केमिकल. और जैसे स्ट्रेस केमिकल रिलीज होता है, इट टर्न्स ऑन द अलार्म सिस्टम एंड वी फाइट, वी गेट वी गेट लाउड, वी शाउट. और इसी तरह फिर हमारा एग्रेसिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है. ये एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो ये है कि वो जो बंदा है वो अग्रेसिव नहीं है, उसका फ्लाइट सिस्टम ऑन हो जाता है और वो बिल्कुल खामोश होके बिल्कुल उसको वहां से वो उठ के चला जाता है. सो दीज आर डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी. शख्सियत पर मुनहसर है कि मेरी अगेन बचपन से अब तक मैंने घर में क्या देखा. अपने वालिद को शाउट करते हुए देखा, अपने वालिद को काम तरीके से बात करते हुए देखा. मेरी अपनी पर्सनैलिटी की क्या ऐसी प्रोफाइल है. मैं इन्हीं चीज़ों से सीखते सीखते ये अमिगडाला हाईजैक्स मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. इधर आई वुड फाइट और आई वुड फ्लाई. और अब तो तीसरा और चौथा भी आ गया, विच इज फ्रीज रिस्पॉन्स, जिसमें आप बिल्कुल जैसे बच्चों में अगर हम देखें तो फ्रीज रिस्पॉन्स होता है. और इसी तरह अगर आप ट्रॉमा में देखिए, जिनको ट्रॉमा होता है पास्ट लाइफ में, तो उनका फॉन रिस्पॉन्स होता है जिसमें वो हर वक्त उस बंदे को खुश करने की कोशिश करते हैं. So these are kind of automatic reactions in response to sudden emergency situation. जहाँ बड़ा अच्छा डेनियल गोलमैन ने कहा कि हम सब का जो मेमेलियन यानी हम सब जानवरों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा है. फर्क है तो सिर्फ उस लगाम का, उस डोर का, जिसको उसने कहा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे भी तंजील ने कहा. और ये आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, जो शऊर का जो जो हिस्सा है, ये आप ये शऊर का हिस्सा है, जिसमें आपने अपने इमोशंस के थ्रू ये समझना है कि अगर दूसरा चीख रहा है तो इट्स ओके, आई कैन पॉज, आई कैन काउंट टू 10 एंड आई कैन रिस्पॉन्ड इन अ बेटर वे. आई नीड नॉट टू बी इन हाईजैक एंड नॉट टू रिएक्ट द सेम वे एज द अदर पर्सन. तो ये कॉन्सेप्ट आई रियली लाइक वेरी मच. और इसी के हम ट्रेनिंग में प्रैक्टिस भी कराते हैं कि हाउ टू डेवलप those methods or learn techniques where I don't react as an animal to the to the person in front of me. क्योंकि वो किसी का अगेन में टॉक सुनी थी, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने. शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. अच्छी बात हमेशा बंदा मतलब कोट करनी चाहिए जिससे सीखती है. तो कहती है कि अगर कुत्ता भौंकेगा तो दूसरा कुत्ता भी भौंकेगा. वो उसको नहीं कहेगा कि प्यार से कि तुम चुप कर जाओ, तुम ना भौंको. So that we need, as a human being, need to learn how to respond in a better way, and that's at the heart of the emotional intelligence. कि आपको ये राब्ते जोड़ना सिखाता है, रिश्ते जोड़ना सिखाता है, बेटर कम्युनिकेशन, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात, you can go up the ladder, you can improve a lot, because only I think it's 30% where IQ contributes, but 70% is now emotional intelligence. आप कैसे ऊपर जाएंगे? आप आसपास लीडर्स को देख लीजिए, आप देखिए कि उनके अंदर एम्पैथी या उनके टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठंडापन, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी जो कि दीज आर पार्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस. सो थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं इमोशंस का पार्ट अमिगडाला हाईजैक के तौर पे आपको बता सकूं कि वाई इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, और उसको हम अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एंड इन दिस टफ टाइम जहाँ इतनी नेगेटिविटी है बाहर, हाउ कैन वी एक्चुअली काम डाउन सेल्फ, बिकॉज हमारा कंट्रोल ही नहीं है बाहर के एनवायरनमेंट पे. वी जस्ट कांट डू एनीथिंग, बट यस वी कैन डू वन थिंग, इज दैट नॉट टू टर्न ऑन दैट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड जस्ट टू काम डाउन आवर ब्रेन, ताकि जो जिंदगी है वो हम कम से कम जो लम्हा है उसको तो प्रोडक्टिविटी के साथ गुजारें. बिकॉज द मोमेंट आई गो इनटू फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मेरा थिंकिंग ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और मुझे कुछ नहीं दिखता आगे.
और आप सब में भी शायद अब एग्री करें, जैसे हम जब सब बैठते हैं और हम जब पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात करते हैं, हम सब कहते हैं यार पाकिस्तान खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। इट्स जस्ट बिकॉज जब हम डिस्कशन नेगेटिव करते हैं तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम काम कर रहा होता है, और थिंकिंग ब्रेन, शऊरी पार्ट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। एंड दैट्स द पार्ट वेयर द होप कम्स इन, दैट्स द पार्ट वेयर योर नर्वस सिस्टम बैलेंस कम्स इन, इमोशनल रेगुलेशन कम इन। तो जितना जितना आप अपने इमोशनल सिस्टम को काम डाउन करेंगे, आपका थिंकिंग पार्ट, लॉजिकल जो डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव है, इट विल कम अप। देखिए मैं इस बात पे बात खत्म करती हूँ। देखिए कोविड आया एंड वी थॉट दुनिया खत्म हो जाएगी, बट इंसान बड़ा फ्लेक्सिबल है। कोविड आया, चला गया, एंड वी ऑल आर अप अगेन। हम फिर दोबारा से जीना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे हमने अपने नर्व्स को कैसे मैनेज करना है, सुकून कैसे अख्तियार करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया मैंने, इट्स नहीं ओके, मैम, मीट अप से फिनिश। ठीक है जी, अब कोई सवाल जवाब हो तो, बिकॉज आई चलिए नीड टू कनेक्ट यू व्हाट यू वर सेइंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना फीलिंग्स के बारे में बता दिए, इमोशंस के बारे में, एमिट गैला हाइजैक के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर थॉट्स अगेन। मैम एक सवाल जो है वो इकरा ने किया है कि अगर वो एक्सप्रेस करती है किसी को अपनी इमोशंस को, तो उनको ये सवाल आगे से ये सुनने को मिलता है कि भाई आप बहुत इमोशनल है, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, आप बहुत इमोशनल हो रही है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ, मैंने तो बहुत सुना। आप उन्हें कहें जी, अगर आपके किसी लव्ड वन का पहले तो आप कहें जी, बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, हम सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन मुझसे एक सेमिनार में एक साहब ने पूछा था, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, कि जब मैंने उन्हें बताया कि इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ मोर देन 70%, तो वो मेरे पास एंड में आए, मुझे कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, इमोशंस मतलब हम दिमाग से सोचते हैं कि हम इमोशंस से। फिर मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया, अगर आपका कोई बहुत करीबी बंदा, अगर फैमिली का पर्सन अगर हॉस्पिटल में, अल्लाह ना करे, दैट पर्सन इज ऑन इन आईसीयू, हाउ वुड यू फील? ऑफ कोर्स यू विल फील सैड। सो वुड आई कॉल यू इमोशनल? नो। सो इमोशंस जो है ना, वो इमोशनल का मतलब है कि कोई बहुत डीप डाउन कंसर्न रखता है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को समझाते हुए कि जी मेरा ये मकसद नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, हम सबके पर्सपेक्टिव अलग हैं। और मे भी शायद आपको एक असर्टिव स्किल सीखने की जरूरत हो कि हमें जो, अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्या मैं बहुत एब्रप्टली जवाब तो नहीं दे रही, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत रिएक्टिव होकर जवाब दे रही हूँ। तो यही तो सीखना है ना, कि जो दूसरा बात कर रहा है वो सुन के रीफ्रेस करके एंड देन यू रिस्पॉन्ड बैक। तो ये तो आप, हम सबको सुनना पड़ता है, यही माइंडसेट चेंज करना है, दैट इमोशन दे 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 मैटर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं एक बहुत बात हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी को याद करते हैं बहुत बहुत जोर और शोर से, और उसका फोन आ जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं? कि मैंने दिमाग से याद किया था कि दिल से याद किया था? तो ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम इसी तरह छोटे छोटे ग्रुप्स आगे बढ़ेंगे तो हम ये बात बता पाएंगे कि हाउ इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। और जितनी जिंदगी की पिछली बातें हैं वो या तो हमें सब इमोशनली हम अटैच हैं उनके साथ, या उनके साथ दुख अटैच है, या उनके साथ खुशी अटैच है, या एंजाइटी है, या खौफ। यही कहानी अच्छा, है पूरी जिंदगी की। जी। डॉक्टर कुलसुम, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। बड़ी अभी अच्छी बात करी थी आप कि जब कोई ऐसी परेशानी होती है तो उसमें सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इसमें माइंड का भी है, माइंड ऐसा क्यों रिएक्ट करता है अमूमन हमारा कि कोई भी परेशानी आती है तो हम वो पास्ट में जितनी परेशानियां होती हैं उन सबको हम कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं आपस में, कि मेरे साथ हम्म। तब भी गलत हुआ, तब भी गलत हुआ था, मेरे साथ ये भी हुआ। तो हम अपनी पिछली पुरानी जो बुरी वाली इमोशंस होती हैं उनको कनेक्ट करके हम वो एक रोने वाली स्टेट में जा रहे होते हैं अमूमन। मतलब ये एक नेचुरल है, फैक्ट है ये। इसकी क्या रीजंस हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी प्लीज? हाँ जी। हाँ जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। और क्योंकि मैं ट्रॉमा से रिलेटेड काफ़ी काम करती हूँ, तो जब जिंदगी में पहले जब एक्सपीरियंस होता है ना, कोई भी पेनफुल, इवन प्लेजरेबल, अच्छा या बुरा दोनों, अब दोनों की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि जो ब्रेन है ना,
वो उस वाक्य को अपने पास फ्रीज कर लेता है, बिकॉज उसकी शिद्दत या दर्द की या खुशी की या डर की, खौफ की, एंजाइटी की, किसी भी इमोशन की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको फ्रीज कर लेता है। अब जब भी करंट एनवायरनमेंट में आप कोई भी इमोशन वैसा फील करेंगे जो आपने पास्ट में फील किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे हर्ट फीलिंग ज्यादा होती है, सैडनेस मुझे ज्यादा फील होती है। तो माजी में जितने इवेंट्स मेरे सैडनेस से रिलेटेड होंगे ना, सारे ठक 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 करके कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ऐसा ही है। तो उसमें फिर देन वी से के वी टेक द फर्स्ट इवेंट जो पहला था। जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपने पहली दफा जो आज आप फील कर रहे हैं, माजी में आपने कब फील किया था, क्या ऐसा वाक्य था, हम उस वाक्य को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आपके सारे वाक्य प्रोसेस हो जाते हैं। फिर भले ही आपके साथ कुछ होता रहे, आप इस तरह इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे, आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। तो दैट्स व्हाट वी डू द थेरेपी आल्सो। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी एक, हर एक की पर्सनालिटी में एक होता है। जैसे कोई किसी को गुस्सा, किसी को अगर कोई इरिटेट कर दे तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू होता है, और फिर बाद में सारी बातें याद आती है कि उसने उस वक्त भी ऐसी बात की थी मेरे साथ, उस वक्त भी ऐसा बुरा हुआ था। तो एक ही लाइन में सारे आपकी मेमोरीज जो है ना वो लाइटन अप हो जाती है, बिकॉज ब्रेन में एक सर्किट डेवलप हो जाता है आपका, और वो सर्किट फेमिलियर होता है, आपको पता होता है, मेमोरीज पड़ी हुई होती है वहाँ, सारी यादाश्त पड़ी हुई होती है, लेकिन वो फ्रीज सूरत में पड़ी हुई होती है। हम कितने वाकयात होते हैं दिन में हमें नहीं याद रहते, कितनी आसपास चीजें हो रही होती हैं, हम उसको तवज्जो नहीं देते। जिस चीज को तवज्जो देते हैं ना जज्बात के साथ, उसके साथ हम वो दिमाग फ्रीज कर लेता है, बस ये याद रखिएगा। उसको दिमाग में भी फ्रीज करता है, उसको जिस्म में भी फ्रीज कर लेता है। अब तो कहते हैं कि बॉडी कीप्स स्कोर, जिस्म के हर हिस्से में कोई ना कोई इमोशन छुपा हुआ होता है, कि जब वो स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सैडनेस फील करती हूँ, तो मुझे सैडनेस के टाइम पे मेरे जिस्म का एक खास हिस्सा होगा जो उस वक्त इफेक्ट होगा। जब मैं सैड हो रही हूँ, मेरे दिल में दर्द होगी या पेट में दर्द होगी या कंधों में दर्द होगी। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया कि ये है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है थोड़ी। हाँ नहीं, ये बिल्कुल थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। के उसमें जो आपने लास्ट पॉइंट किया है वो शायद कहीं हद तक बहुत ही वैलिड चीज है, कि वो आपके पास मेमोरीज एक पूरा बॉक्स पड़ा होता है, तो वो उन मेमोरीज को जाके कैप्चर करके आपके सामने ले आता है, तो उससे फिर ऐसे ही वो और सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल। ऐसा ही होता है, आपके सामने पिक्चर्स आती हैं, भले पूरा वाक्य ना है, आपके सामने सिर्फ तस्वीरों की सूरत में पिक्चर्स आती हैं, जज्बात आते हैं, यही चीजें आ रही होती हैं, एंड दैट मेक्स यू मिजरेबल। तो मैम, फरिया का भी एक सवाल है कि हाउ टू कोप अप विद नॉन वर्बल इरिटेटिंग बिहेवियर एट वर्क प्लेस के। वर्क प्लेस में नॉन वर्बल बिहेवियर है जो बड़ा इनको, अगर लोगों को इरिटेट करे तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए। हाँ, मैं तो ये कहूंगी कि ये चूंकि ये बड़ी, इन्होंने एक बड़ी क्लास की बात की, क्योंकि फीमेल सेंसिटिव ही नॉन वर्बल बिहेवियर होती है। उनका राइट पार्ट ऑफ, हाँ, उनका राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेरी वेरी एक्टिव ना, और नाइट पार्ट ऑफ, जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो आपके नॉन वर्बल क्यूज को पिक करता है। इसलिए फीमेल को रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं और ऑफिस में भी इश्यूज होते हैं, बिकॉज उनको वो चीजें दिखाई देती हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देती, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, जेस्चर, पोस्चर, आपकी बात जो आपसे कर रहा है वो किस इंटेंसिटी से कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है कि इग्नोर कर रहा है। तो उसमें बड़ा टेक्निकल सवाल है, उसमें उस बंदे को ये समझाना कि आपका नॉन वर्बल बिहेवियर मुझे तकलीफ दे रहा है। तो आई थिंक, देखिए, हर चीज का जो 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 सोल्यूशन है ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दैट्स द कम्युनिकेशन। बट हमारे यहाँ people they are not ready to communicate, not ready to talk in an open environment. As in like when I used to be the head of the team, तो मुझे ये होता था कि अगर मुझे कोई एक टीम मेंबर आके कोई बात बताता था, लेकिन मैं उसको ये इंकरेज करती थी कि जिससे आपको शिकायत है, अगर मैं आपको ये इंश्योर करूँ कि वो इस कमरे के बाद बाहर इस बात को रिपीट नहीं करेगा, कैन वी सॉल्व इट। तो आई थिंक कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो एक ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत जरूरी है कि हाउ टू डील विद non-verbal cues and non-verbal issues। तो उस बंदे को बताना बहुत जरूरी है कि आप कि ये जो चीज़ है, 8, मैंने आपको 7-8 चीजें बताई हैं, डेफिनेटली इन्हीं चीजों में मसले होंगे। तो आप उनको बताएं कि आई फील
कि जब आपसे कन्वर्सेशन मेरी होती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये पार्ट थोड़ा सा आप मैं फील कर रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ दैट पर्सन कम्स अप विद यू, उसके साथ आपकी ओपननेस है या नहीं है। बट एवरीथिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और मेल्स के लिए जो जो हमेशा हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट में करते हैं वो यही करते हैं कि अगर वो ये समझें कि फीमेल्स आर इमोशनल बीइंग मोर मोर ज़्यादा इमोशनल बीइंग, तो उनको हम राइट हेमिस्फेयर टू राइट हेमिस्फेयर की बात करते हैं, यानी right part of the brain to right part of the brain, males and females का आपस में. There was a seminar in which I was talking to, there was like 200 people. उसमें मैंने कहा कि जी मर्द अगर औरत को थोड़ा सा समझे कि वो एक जज्बाती क्रिएचर है ज़्यादा, और पहले वो उसको समझे कि हाँ जो आप फील कर रही हैं मैं समझ सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आपने उसके साथ एम्पैथी की, थोड़ा कंसर्न शो किया. तो एक डॉक्टर साहब उठे, उन्होंने कहा मैडम मेरी तो 3 बीवी हैं, मैं क्या करूँ. तो दैट वाज वेरी टेक्निकल. तो क्या नाम है जिन्होंने पूछा? फरिया. फरिया फरिया जी. फरिया, आई थिंक मुझे तो यही लगता है कि कम्युनिकेशन इज द ओनली इशू व्हिच आई एनकरेज एवरीवन. फिर बाकी हम डिटेल में जा सकते हैं कि वो रिलेशनशिप ऑफिस का है, बाहर है, बॉस है, कौन है, वो फिर डिपेंड करते हैं ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दैट रिलेशन और रिलेशनशिप. जी. अच्छा मैम, तहमीना पूछ रही है कि अगर आपने इस तरह की सिचुएशन में 2-3 दफा समझाया, ओपन कम्युनिकेशन की, उसके बाद बावजूद भी वो जो है इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है और वही सेम चीज रिपीट हो रही है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर मेरा अपना ख्याल है कि उनके अपने मिगला हाईजैक्स बहुत होंगे. हो सकता है उनका अपना इमोशनल कप बहुत सारी चीज़ों से भरा हो. तो पहले तो उनकी अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखना बहुत जरूरी है. एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना कहीं भी वर्क प्लेस में, आपको पता लग जाता है कि एक बंदे का बिहेवियर कैसा है. सो मे बी दैट पर्सन बिहेवियर आल्सो, दैट्स हिज लर्निंग और हर लर्निंग इन द लाइफ. बट अगर आप तरीके से बात करेंगे ना, स्पेशली कम्युनिकेशन के बड़े अच्छे चैनल होते हैं. अगर आप फर्स्ट यू टच देयर राइट हेमिस्फीयर, व्हाट आई वुड से, एंड देन यू आइडेंटिफाई कि उनके इस बिहेवियर में वो क्यों ऐसा बिहेव करें, क्या उनको पता लग रहा है. कभी मैंने पूछा है अपने आसपास के लोगों से, कभी किसी ने उनको बोला है कि उनका बिहेवियर इज पेनफुल फॉर अदर्स है और दे आर नॉट लिसनिंग. तो उसमें आई थिंक सो इट कैन हेल्प देम. मेरे एक्सपीरियंस मुझे, मैंने देखा है कि जो सुन नहीं रहा, जो समझ नहीं रहा, उसको अपना ही नहीं पता कि मेरे हाईजैक्स कौन से. दैट आई थिंक बड़ी सीक्रेट किस्म के सवालात पूछ रहे हैं मुझे. पूरा सिनेरियो बताएंगे तो मैं बहुत अच्छे से सोल्यूशन दे सकती. लेकिन ये मुझे तो अभी फिलहाल यही समझ में आ रहा है. कोई और ऐड ऑन करना चाहते तो मोस्ट वेलकम. ज्यादा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बात हो रही है वैसे. जी, that's what I've observed. Other जो है वो एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा टॉप हमारा पूरा पूरा एक चैप्टर है. एग्जैक्टली. फरिया कह रही है कि गेजिंग जो है वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है जब लोग स्पेशली मेल्स जो है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. और फीमेल्स आर वेरी सेंसिटिव. जैसे अभी मैंने बताया कि आई कांटेक्ट ही सबसे पहला आता है. फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. लेकिन वो फीमेल्स इसको बहुत समझ सकती हैं. तो फिर आप उनको कोई कोई दर्द का बता दें कि आप गेज ना करें, अच्छी बात नहीं है. तो आई थिंक तो फरिया कोई गेज अगर कर रहा है तो मैं, आई डोंट नो, मस्ट बी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई. सो इफ वैसे डॉक्टर कुलसुम, बड़ी अच्छी ये भी चीजें चल रही थी अभी, जो आपने 2-3 पॉइंट्स फीमेल्स के बारे में और ये बोले. बट इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू ही है मेरा जी जी. कि नॉट फॉर अ जेंडर, फॉर मेल और फीमेल, आई गेस के आपके पास जो एक सबसे पावरफुल टूल होता है वो भी आपकी इमोशंस ही होती हैं. ऐसा ही है, वो एक बिल्कुल. बात है कि ना, आपको इमोशन में आके किसी कहना नहीं चाहिए कि आप कत्ल तक करवा सकते हैं. मतलब इमोशंस इतनी सेंसिटिव वो चीज होती है कि आप किसी को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और लोग परफेक्ट बड़ा इजीली परफेक्ट. हो जाते होते हैं. इवन ऑन अ वर्क प्लेस, इवन ऑन योर फैमिली, इवन वो
जिस तरह भी हो, वो माँ एक बार प्यार से कह देती ना मेरा लाल, तो लाल वो कहाँ पे पहुंच जाता है। तो ऐसा ही ये है। इमोशन से मेरे ख्याल में एक बड़ी डार्क साइड भी है, लोग इसका बहुत मिसयूज भी कर रहे होते हैं, इवन ऑन वर्क प्लेस कर रहे होते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई है और अगले बंदे को किसी तरह भी उसको मैनिपुलेट कर दिया सारी की सारी चीजें। तो आई गेस इसकी बड़ी एक डार्क साइड भी है इमोशंस की आपके ओवरऑल एक बॉडी में। बिल्कुल, वो जो हाईजैक की बात की है ना, हाईजैक्स, तो हाईजैक्स में जो फाइट वाला जो पार्ट है ना, उसमें तो कत्ल भी कर लेते हैं ना लोग। एग्रेशन है ना फाइट, यानी आप मरने मारने के लिए भी तैयार हो गए। और फिर अवॉइड वाला पार्ट भी है कि आप पे अगर एक जिम्मेदारी आ रही है तो आप फ्लाइट कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यही तो बताता है कि पहले आप अपने जज्बात को भी समझें और फिर दूसरे के जज्बात को भी समझें। अगर जैसे आपकी समझ है इमोशंस के बारे में, मेरा ख्याल है आप बहुत आसानी से जज, तो बहुत आसानी से आपको दूसरे के भी जज्बात का पता लग सकता है। तो आपकी इतनी इंसाइट है ना, तो दैट्स व्हाई आपको शायद कम्युनिकेशन में इजी होगा लोगों के साथ। तो आई थिंक पहले तो हमें अपने अपने जज्बात को और इमोशंस की डार्क साइड को, पॉजिटिव साइड, सब चीज़ों को देखना चाहिए। बट हम इमोशंस को जो है ना वो बहुत पॉजिटिवली यूज करना शायद भूल गए, मुझे ऐसा लगता And I think है। इसमें अब एक और बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें रिलेशनशिप्स में मुझे तो लगता है बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरे 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 हिसाब से जिशान साहब, मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग इमोशंस को इस्तेमाल करके अपने अपने मफादात और अपने चीज़ों को भी मनवा लेते हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन इधर डेफिनेटली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप या ताल्लुक बना रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो रैशनल ब्रेन और कॉन्शियस माइंड के साथ देखना है कि आप जिसके साथ बना रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। और जब आपके पास उसका ट्रस्ट आप गेन कर लें, उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप आती है। और फिर जब उसके बाद फिर आप जो है ना इमोशनली चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले तो सारा रैशनल ब्रेन है, आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको उसके साथ एक सफर पे चलते हैं। एंड देन उसके बाद आप जो है ना उसकी रिलेशनशिप फिर ऐसी हो जाती है कि वो कहता है भाई मैं ये काम कर दो, तो आप ब्रांडली उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज वो रिलेशनशिप बन गई है। लेकिन उससे पहले तो आपने बड़ा मोहतात होके चलना होता है, तो मेरे हिसाब हाँ से। और दूसरी चीज इशान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने ये ऑब्जर्व बिल्कुल। किया, देखिए पाकिस्तान में जब मैं आया ना तो लोगों ने मुझे कहा कि यार इधर पाकिस्तान में सारे 2 नंबर लोग होते हैं, इधर बिजनेस नहीं कर सकते, ये होता है वो होता है। अच्छा, तो जी। मैंने फिर ये ऑब्जर्व किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर लोगों को कर्जे भी दिए हैं, बिजनेस कर रहा हूँ, 3.5 साल हो गए। मेरे साथ कभी किसी ने कोई धोखा नहीं किया, कभी कोई किसी ने किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हुई। तो मैंने ये देखा कि मेरे साथ सर्कल में लोग ही वही हैं जो ईमानदार जोड़े। किसी ने इसको रेफर कर दिया, ईमानदार बंदा है, किसी ने उसको रेफर कर दिया, किसी ने उसको रेफर कर दिया। तो अल्टीमेटली देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मेरी वैल्यू सिस्टम रखते थे, और मेरा एक सर्कल बन गया। राइट। राइट। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो आप परहैप्स जो बात कर रहे हैं कि लोग जो है इमोशंस को मैनिपुलेट करके अपने वो कर लेते हैं। तो आई बिल्कुल। होप कि अच्छा। हाँ इस चीज। हाँ। अच्छा तंजील, इसमें थोड़ा सा मैं इनकी बात में ऐड करूँ कि ये हकीकत है कि जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो इतने सडन होते हैं, चाहे वो मोहब्बत के हों, नफरत के हों, गुस्से के हों, किसी के भी हों, ठीक है, दीज आर इमोशनल रिएक्शन। उसमें लॉजिकल माइंड शट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यही सिखाती है कि अगर इमोशनल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो आपने पॉज कैसे लेना है और अपने लॉजिकल माइंड को कैसे जगाना है। So it's a combination of both, working on your emotions and working on your logical part of the इवन brain. अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो अमूमन ये एक बड़ा फैक्ट है, आप एग्री करेंगे इस चीज से, कि दो लोगों का कोई कन्फ्लिक्ट था तो कहते हैं कि जो पहले उनमें से सीनियर के पास चला गया वो जीत गया। हाँ जी, उसका हाँ जी, बिल्कुल। उसका रीजन यही है कि उसने अपनी पहले जाके इमोशन सारी एक्सप्रेस कर दी है और वो विनिंग साइड पे है, चाहे वो गलत हो। ये हम्म, फैक्ट है, हकीकत है ये। हम्म। और अगर एक खातून बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रही है और उसने मोटर बाइक उल्टी आ रही है और उसने मार दिया, तो किसको गलती देंगे हम? मतलब दीज आर इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शंस ना, हमारे बेस जी पे है, हमने कुछ जी। परसेप्शंस बनाई हुई हैं। तो मेरा जो 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 कंसर्न है ना, जो मैं फोकस करना चाह रही हूँ, ये कर रही हूँ
कि देखिए जो दिमाग और दिल है ना, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। जिसका ये कोऑर्डिनेशन में आ गया ना आपस में, तो वो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। हमें अच्छे इमोशंस की भी जरूरत है, बिकॉज हमारी पूरा स्पेक्ट्रम ही जिंदगी का इमोशंस पे बेस्ड है। हमें लॉजिकल माइंड की भी जरूरत है, हर वक्त हम लॉजिक को भी नहीं यूज कर सकते। तो हमें इसके कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज इमोशंस आए, रिएक्शंस आए, एमिगडाला हाईजैक हुआ, आपका शऊरी पार्ट बंद हो गया। तो जो आप कह रहे हैं ना, कत्ल भी कर लेते हैं, कुछ भी करा लेते हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है। तो यही तो सीखना है कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो मेरा ये पॉइंट है। राइट, आई थिंक किसी को और कोई सवाल हो तो हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। काफी अच्छी इंटरेस्ट। बट आई मस्ट से बहुत अच्छा, मैंने भी बहुत लर्न किया इन सबसे, बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन। जी, काफी अच्छी डिस्कशन रही और मैंने भी सबसे बहुत सीखने को मिला, सवालों से पर्सपेक्टिव डिस्कस करने से। जिशान साहब की बड़ी एक्टिव कंट्रीब्यूशन थी, इकरा की थी, बढ़िया की थी, तो बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए ऐसी सेशंस डिस्कशन से आई थिंक मोर प्रोडक्टिव होते हैं, बजाय कि आप वन साइडेड रहें। तो इसलिए बड़ा अच्छा था आप लोगों से ये सेशन, और इंशाल्लाह होप्स हो के फ्यूचर में भी इस तरह की एक्टिविटीज आप लीड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तंजील साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड। वही सबसे खुदा हाफिज़। थैंक यू तंजील। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, सबकी तरफ से थैंक यू बोल रहे हैं मैम सारे आपको, एंड मुझे भी बोल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम, एंड किसी को कोई सवाल हो आपके पास, हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट। इंशाल्लाह हमारा सेकंड 9th and 10th को इमोशनल इंटेलिजेंस की 2 दिन की वर्कशॉप होती है, तो वो भी हो रही है। एंड इट विल बी ग्रेट अगर आप लोगों को अपनी कंपनी से कोई लोगों को नॉमिनेट करें, अगर आप खुद भी अटेंड करना चाहिए, मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड नाइट। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।